सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी से एक सवाल पूछ लूं। अश्विनी उपाध्याय जी, 73-74 साल पहले जो बात कह दी गई और जो बात संविधान की मूल भावना में निर्दिष्ट है, उसको लेकर आपको गला फाड़कर सरकारों से क्यों विनती करनी पड़ रही है? गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और टीवी 9 भारतवर्ष ने जिस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दिखाया है, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। मैं आपको 2-3 बात बताऊं। जब संविधान सभा की डिबेट हो रही थी, जैसा कि संविधान सभा में 300 लोग थे, रफ़ी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, सर सैयद अहमद खां, सर सैयद इब्राहिम, सब लोग थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू जी, सब लोग थे। उसी समय यह तय हो गया कि इस देश में 1 नेशन 1 पिनल कोड होगा, 1 नेशन 1 सिविल कोड होगा। जितने दंड वाले अपराध, जितने अपराध हैं उसके लिए एक कानून होगा, और जितने सिविल राइट के इशू हैं उसके लिए एक कानून होगा। अब आप देखिए हो क्या रहा है। आज की डेट में सिविल राइट के 36 कानून चल रहे हैं। 36, कम से कम 10 कानून हिंदुओं पे चल रहे हैं, ऐसे ही 5-7 कानून क्रिश्चियन पे चल रहे हैं, 8 कानून पारसी पे चल रहे हैं, 8-10 कानून जो है आपके मुस्लिम्स पे चल रहे हैं। जबकि संविधान ने कहा था, चूंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको बराबर का अधिकार रहेगा। आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 19 कहता है सबको पूरे देश में आने जाने का है। अभी एक आपके पास आर्गुमेंट आने वाला, उसका मैं पहले जवाब दे दूं। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, आर्टिकल 25 में हमको अधिकार है, हम अपनी रीतियों को माने। बिल्कुल सही बात है दिनेश जी। आर्टिकल 25 की शुरुआत होती सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मतलब आपको अपनी प्रथा तो मान सकते हैं, कुप्रथा नहीं। अपनी रीतियों को मान सकते हैं, कुरीतियों को नहीं। रीति और कुरीति और प्रथा और कुप्रथा में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैंने आपको आर्टिकल 25 कहीं भी ये नहीं कहता आप महिला पुरुष। आपने मुंशी जी का हवाला देते हुए बात कही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बात उठाई गई थी और इसका ये तब से चली आ रही बहस है। अश्विनी उपाध्याय जी जो बात कह रहे हैं और कुछ चीजों को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, ये सामान्य समझ वाली चीज, एक देश है तो नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इसको लेकर इतनी बहस क्यों है? डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी। देखिए, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कॉन्स्टिट्यूशन, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 44, 14, 15 और 19 हैं, वो सब भी उसी वक्त बने हैं जब आर्टिकल 25 बना है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल हों या फंडामेंटल राइट्स हों, ये सब संविधान में एक ही दफ़ा बने, अलग अलग तो नहीं बने। एक ही दफ़ा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये इत्तफाक है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट नहीं हुआ, उसमें एक वोट ऑफ डिसेंट भी उसमें है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 44 को स्टेट के सुपुर्द किया गया है, इस गाइडिंग प्रिंसिपल को स्टेट के सुपुर्द किया गया है, किसी कम्युनिटी को, किसी ग्रुप को, किसी एनजीओ को नहीं दिया गया है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है। और स्टेट से ये कहा गया कि आप कोशिश करते रहें कि बिलाखिर तमाम के तमाम लोग एक सिविल कोड को मानने को तैयार हो जाए। तो ये पूरी का पूरा ये दायित्व ये सरकार का है, ये जिम्मेदारी जो भी सरकार हो, जिस पार्टी की भी हो। एक बात। दूसरी बात ये, आपने कहा विविधताओं का देश है, बेशक है। इसमें खाली सिविल कोड एक विविधता नहीं है, बहुत सारी विविधताएं हैं देश के अंदर जिन्हें एक नहीं किया जा सकता। हम एक फेडरल गवर्नमेंट भी हैं, ये हम नहीं भूलना चाहिए। भी एक फेडरल स्ट्रक्चर है, बहुत सारी पावर्स हमने स्टेट को ही दे रखी है, हम उनको अलग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप केवल पॉइंटर्स नोट कर लें अश्विनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। का कॉन्सेप्ट मुझे बात करके भी दिखा दीजिए कि आप कह के दिखा दीजिए कि इस देश की एक लैंग्वेज होगी, कह के बता दीजिए। खाली लोग उस पर ही तैयार नहीं है। तो ऐसे में सिविल कोड को खाली एक पॉलिटिकल यूटिलिटी के लिए, पॉलिटिकल टाइमिंग्स पे उसको उठाना, ये ठीक नहीं लगता। 12 मरतबा कम से कम मुख्तलिफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इस जानिब गवर्नमेंट से कह चुके हैं। एक ब्लूप्रिंट तक कोई सरकार आज तक लाई नहीं है। किस पे डिस्कशन करेंगे, किस पे बहस होगी? ये खाली आर्टिकल 44 पे कब तक बहस करेंगे? लाइए ब्लूप्रिंट, उस पे करते हैं बहस। तो आपने दोनों बातें कह दी ना, एक तो ये कह दी कि ये डिजायरेबल नहीं है, आपने कह दिया कि अगर प्लूरैलिटी के बावजूद यहाँ पे यूनिटी है तो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश ही क्यों हो। फिर आपने कह दिया कि ड्राफ्ट लाइए। मतलब आप ये चाहते हैं कि एक नॉन एंडिंग प्रोसीजर चलता रहे, उसको नहीं मानने के संदर्भ में आप इशारा पहले ही कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं प्रोसेस चलता रहे, एक अनंत काल तक चलता रहे। और ये मैं आता हूं आपके पास, आप ये कह नहीं रहे हैं लेकिन ये परिलक्षित हो रहा है। अब मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जा रहा हूं। विजय शंकर तिवारी जी, एक्चुअली ये देश चाहता है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखो, ऐसा कि
देश भी चाहता है और न्यायालयों ने कई बार समान नागरिक कानून लाने की बात कही है और देश भी चाहता है और ये देश की मांग है, तभी ये सारा विषय आज चर्चा हो रही है। लेकिन रहमानी साहब भी क्या कह रहे थे, वो आप सुन रहे थे। रहमानी साहब कह रहे थे कि एक भाषा को सारे देश में तो लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ भाषा की कौन सी बात हो रही है? यहाँ कुछ बिंदु हैं जिन पर केवल चर्चा होनी है। जिस समान नागरिक कानून की बात हम कर रहे हैं उसमें विवाह आ रहा है, संबंध विच्छेद आ रहा है, उसमें गुजारा भत्ता आ रहा है अगर तलाक देते हैं, तलाक आ रहा है, उसमें अगर हमारे पूर्वजों से कोई संपत्ति आ रही है उसका बंटवारा कैसे होगा, ये आ रहा है। ये एक प्रमुख बिंदु हैं जिनकी बात आ रही है। अगर समान नागरिक कानून लागू हो जाता है तो ये सारी सब जगह, सभी जातियों में, सभी धर्मों में, हर स्थान में, हर प्रांत में एक जैसा कानून सबको पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब एक समस्या है कि जो कुछ कानून क्राइम के हैं, क्राइम के तो ये आईपीसी से मानेंगे। ये कहेंगे हम बलात्कार करेंगे तो नहीं, बलात्कार में तो जो भारत का संविधान चलता है वही कर लो जो वर्षों तक लटकाता रहेगा। अगर हम चोरी करते हैं इनके यहाँ तो चोरी करने में हाथ काट देते हैं। लेकिन नहीं, बोले नहीं, चोरी वाला मामला तो केवल आईपीसी में ले जाइए। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप अच्छा गप और कड़वा थू। यानी जो संविधान कहेगा देश भर में वो सबको मानना पड़ेगा और उसकी मानसिकता मानने की होनी चाहिए। अगर इसका कोई विरोध कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो संविधान विरुद्ध जा रहे हैं जी। लेकिन अच्छा ही अच्छा गप किया जाता है ना, गप तो अच्छा ही अच्छा किया जाता है। कड़वा या ना खाद्य अखाद्य जो चीजें होती हैं उनको तो थू ही किया जाता है। अब ये सवाल है कि ये स्वीकार्य है या स्वीकार्य नहीं है। घनश्याम तिवारी जी, ये टोपी वालों को टाई की तरफ ले जाने वाली बात है क्या? देखिए, इस देश में जिस चीज़ की बहस हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के समय की थी, वो बहस आज भी जारी है। और क्योंकि वो आर्टिकल 44 में जिस तरीके से एक विजन के रूप में लिखा गया है, वो विजन आज भी है। सवाल ये है कि उस विजन से किसको लाभ मिलेगा और वो लाभ कैसे पहुंचाया जाए। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के इस आतताई राज से पहले, डिक्टेटोरियल राज से पहले, एक राज था जहाँ पे राइट्स बेस्ड पॉलिसी अप्रोच लिया गया, चाहे वो राइट टू एजुकेशन था, राइट टू इन्फॉर्मेशन था। अगर आप वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में जाना चाहते हैं तो आप उन अधिकारों को बुलंद करना शुरू कीजिए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से आते हैं। अगर आपकी मंशा वो नहीं है, लोगों के अधिकार बुलंद करने की नहीं है, अंत में आप यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों चाहते हैं? आप चाहते हैं कि समाज में बराबरी रहे, सबके पास समान अधिकार हो और वो अधिकार बुलंद रहे। आप इस सरकार की मंशा देख लीजिए, पिछले 7 सालों में क्या इन्होंने आम नागरिक के अधिकारों को बुलंद किया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो प्रगति हुई, क्या उसको इस सरकार ने पीछे नहीं भेजा? जिस तरीके से हमारे संवैधानिक संस्थाएं चल रही हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को आना पड़ा, जो सरकार एक तरफ नागरिक के लिए बनी हुई संस्थाओं को कमजोर कर रही है, वो वाकई ऐसा कानून लाना चाहती है कि नागरिक की सुरक्षा के लिए उनके राइट्स मजबूत हो सकें। मुझे लगता है कि जो सरकार लोगों का विश्वास नहीं हासिल कर सकती, वो सरकार इस तरह के कानून ला नहीं सकती। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये नहीं है कि ये विजन कमजोर है, क्योंकि ये तो हमारे संविधान के मूल में रखा गया है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि ये सरकार की नीयत होती है, कि सरकार की नीयत होती है। आपने एक चीज कही लेकिन घनश्याम तिवारी जी, वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आ रही है। आपने कहा कि ये आतताई राष्ट्र है और ये डिक्टेटोरियल कंट्री बना दी गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि एक आतताई राष्ट्र में हम इस तरह का कार्यक्रम कर सकते थे क्या? और उसमें बैठकर घनश्याम तिवारी अपनी राय इस तरीके से जाहिर कर सकते हैं क्या किसी आतताई और डिक्टेटोरियल राष्ट्र में? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।